हेलो साथियों, नमस्कार। आज हम लोग को पढ़ना है रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया। ये वन शॉर्ट वीडियो होगा और इसमें हम लोग केवल थ्योरी पढ़ेंगे। इसके बाद जो क्लास आएगा उसमें हम इस चैप्टर का जितना भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन होगा उन सारे चीज को कवर करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला चीज होता है बाबू रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है उसका परिचय हमको जानना है। तो रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया होता है जिसमें एक या अधिक पदार्थ रासायनिक परिवर्तन हो करके नए पदार्थ बनते हैं। इसमें रंग बदलना, गैस निकलना, तापमान बदलना या अवक्षेप बनना जैसे संकेत दिखाई देते हैं उसे हम क्या कहेंगे? तो रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया उसको जानेंगे। ठीक है, समझ गया? कोई भी पदार्थ यदि उसके रूप, रंग, आकार, उसके तापमान, उसके आकृति में जो भी परिवर्तन दिखाई देता है उसको हम क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया है। वो क्या हो रहा है? रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। रासायनिक अभिक्रिया में पहला जो टॉपिक आता है कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। अब आता है रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं? जब अभिक्रिया में संकेत और सूत्र के माध्यम से अणु और परमाणुओं को प्रदर्शित किया जाता है, उसके नाम को प्रदर्शित किया जाता है, तो इसे रासायनिक समीकरण कहा जाता है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक सूत्र और संकेतों की सहायता से संक्षेप में लिखने की प्रक्रिया को ही रासायनिक समीकरण कहिएगा। जैसे में हो जाएगा 2Mg + O2, तो इस तरह से क्या हो जाएगा? 2MgO हो जाएगा। 2MgO हो जाएगा। फिर अगला स्लाइड पर है, वही चीज है यहाँ पर भी। रासायनिक समीकरण में अलग अलग पदार्थों के बीच में प्लस चिन्ह तथा अभिकारक से उत्पाद होने के लिए तीर का चिन्ह जो लगाया जाता है। फिर गैसों के अवक्षेपण और पदार्थों की अवस्था भी विशेष संकेत के द्वारा बताई जाती है। जैसे में आपका हो जाएगा AgCl। रासायनिक समीकरण की विशेषता क्या होती है? तो रासायनिक समीकरण की विशेषता होती है कि जिसको स्पष्ट रूप से वैज्ञानिक रूप से सही हो, इसमें सभी पदार्थों के सही रासायनिक सूत्र लिखे जाते हो तथा आवश्यक होने पर तापमान, प्रकाश तथा अवक्षेपण की स्थिति भी दिखाई दे, उसको हम रासायनिक समीकरण की विशेषता कह सकते हैं। अगला टॉपिक है रासायनिक संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। तो फिगर के माध्यम से देखिएगा, इसमें क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, क्या होता है बुआ? 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसको क्या कहिएगा? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। जब 2 या 2 से अधिक छोटे पदार्थ मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम कौन सा अभिक्रिया कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे CaO + H2O, तो ये क्या बन जाएगा? CaOH2 में 2 पदार्थ मिलकर के ये उत्पाद बनाते हैं। तो अब बताइए वियोजन अभिक्रिया किसको कह दीजिएगा? वियोजन अभिक्रिया क्या होता है? जब एक यौगिक टूट करके 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में बढ़ जाता है तो इस प्रकार के अभिक्रिया को क्या कहिएगा? उसे हम वियोजन अभिक्रिया कह सकते हैं। इसमें क्या होता है? यह ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत से हो सकती है। जैसे उदाहरण के लिए CaCO3 जब गर्म करिएगा तो क्या हो जाएगा? CaO अलग बन जाएगा और CO2 एक अलग पदार्थ बन जाएगा। उसके बाद आता है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया किसको कहेंगे? जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है। इसका अर्थ है कि कोई शक्तिशाली तत्व किसी कम शक्तिशाली तत्व के जगह को उसके यौगिक को हटा करके खुद विस्थापित कर लेता है, तो इस तरह के अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे?
विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Fe प्लस CuSO4, तो ये बनेगा क्या, फेरस सल्फेट प्लस कॉपर हो जाएगा। तो यहाँ पर लोहा जो है, लोहा कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर दे रहा है। लोहा प्लस कॉपर सल्फेट जब ये मिलेगा, अभिक्रिया करेगा, तो क्या बनेगा होगा, फेरस सल्फेट प्लस में क्या हो जाएगा, कॉपर। यहाँ पर कौन विस्थापित कर रहा है, तो यहाँ पर देखिएगा तो लोहा कॉपर की जगह को चेंज कर देगा, यानी कि विस्थापित कर दे रहा है। उसके बाद आता है कि विस्थापन अभिक्रिया किसको कहते हैं, सॉरी द्विविस्थापन अभिक्रिया किसको कहिएगा। तो जब दो यौगिकों के आयन आपस में स्थान बदल करके दो नए यौगिक बनाते हैं, तो इसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रियाओं में अक्सर अवक्षेप बनता है। जैसे उदाहरण के लिए हो जाएगा Na2SO4 प्लस BaCl2, तो इस तरह से क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट प्लस 2NaCl ये बन जाएगा। तो इसको क्या, इसमें क्या हो रहा है, हाँ, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन चल रहा है। अब उसके बाद आ रहा है कि अवक्षेपण अभिक्रिया किसको कहिएगा। जब दो विलयनों की अभिक्रिया से पानी में न घुलने वाला ठोस पदार्थ बनता है, कोई भी रिएक्शन हो और उसमें ऐसे पदार्थ बन जाए जो पानी में न घुले और वो ठोस रूप में बन जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अवक्षेप कहते हैं। और ऐसी अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे BSO4 का सफेद अवक्षेप जब Na2SO4 में अभिक्रिया करिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, BaCl2 बन जाएगा। उसके बाद आता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसको कहिएगा बुआ, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। किसका जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। तथा सरल रूप में ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना या इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण को समझने में मदद करता है। जैसे में हो जाएगा 2Cu प्लस O2, तो क्या हो जाएगा, 2CO में कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। ऑक्सीकरण किसको कहिएगा, हाँ, ऑक्सीजन का जब जुड़ाव होता है तो उसको क्या कहेंगे हम, ऑक्सीकरण कहेंगे। और इसमें किसका निष्कासन होता है, इसमें कौन सा गैस निकलता है, हाइड्रोजन का। इसमें हाइड्रोजन निकलता है, जबकि ऑक्सीजन में बढ़ोतरी होता है। अगला है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया किसको कहिएगा, अपचयन अभिक्रिया किसको कहिएगा, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का हटना अपचयन कहलाता है। क्या चीज का हटना, ऑक्सीजन का हटना अपचयन कहलाता है। इसके अलावा हाइड्रोजन का जोड़ना या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना भी अपचयन माना जाता है। जबकि उधर हम क्या बोले थे, हाँ, ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन का वृद्धि होता है और हाइड्रोजन का क्या होता है, निष्कासन होता है। जबकि अपचयन में क्या होता है, हाँ, इसमें ऑक्सीजन का हटना होता है और इसके अलावा हाइड्रोजन का जोड़ना होता है। तो इस प्रकार के हम क्या कहेंगे अभिक्रिया को, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद आता है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया किसको कहिएगा, तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं, उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि ऑक्सीजन का ह्रास भी हो और क्या हो, उसका फुलफिल भी क्या करे, माने उसमें जुड़े भी, तो इस तरह के अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रिया एक साथ संपादित
हो रही है। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। उसके बाद आता है बाबू ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसको कहिएगा? जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा बाहर निकलती है। कौन सी ऊर्जा? ऊष्मा ऊर्जा बाहर निकलती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया के आसपास ताप बढ़ सकता है, ईंधन का जलना और श्वसन इसके सामान्य उदाहरण है, क्योंकि इसमें ऊर्जा का बाहर निकलना संभव हो जाता है। इसके अतिरिक्त जब हम भोजन करते हैं तो भोजन भी एक प्रकार के कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि जब हम भोजन कर लेते हैं, करने के बाद वो धीरे धीरे जब भोजन टूटने लगता है, तो सॉरी यहाँ पर श्वसन हमको बताना था, हम भोजन बता दिए। श्वसन जो अभिक्रिया है ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि जब शरीर से वो गैस निकलता है तो क्या होता है? ऊष्मा का अनुभव होता है। तो जब ऊष्मा का अनुभव होता है तो हम इसको क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। या इसके अतिरिक्त जब चूना को पानी में घोल दिया जाता है तो घोलने के बाद कुछ क्षण के बाद वो पानी क्या हो जाता है? गर्म होने लगता है। अरे पूजा वगैरह में, ये दिवाली के पहले घर का सर सफाई होता है, पेंटिंग होता है, चूना को किया जाता है नाद वगैरह में डाल करके। तो जैसे ही चूना को पानी में डालिएगा वो वहां पर रासायनिक अभिक्रिया होने लगता है और वो गर्म हो जाएगा। तो जब गर्म हो रहा है तो वहां पर वो कौन सी अभिक्रिया हो रहा है? कौन सा अभिक्रिया हो रहा है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो रहा है। तो देख लीजिएगा, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलती है उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया के आसपास ताप बढ़ सकता है, ईंधन का जलना हो जाएगा, श्वास इसके सामान्य उदाहरण है, क्योंकि इसमें ऊर्जा क्या होता है? बाहर निकलता है। अच्छा, जो दहन अभिक्रिया है, क्या हम इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कह सकते हैं? दहन जो होता है, क्या इसको हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कह सकते हैं बुआ? हाँ, कह सकते हैं। जब आग जलता है तो उसमें से ऊष्मा निकलता है, तो हम इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कह सकते हैं। अब आता है बुआ क्या? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसको कहिएगा? तो जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण हो। क्या चीज हो? ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसको हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे अभिक्रिया को होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊष्माशोषी में ऊष्मा का क्या होता है? अवशोषण होता है, और इस अभिक्रिया को संपादित करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं क्या? कुछ कार्बोनेट का गर्म करने पर वह वियोजन हो जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कह सकते हैं। अब आता है प्रकाशीय वियोजन, यानी कि इसको हम वियोजन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। वियोजन अभिक्रिया क्या होता है? तो कहता है कि जब कोई भी यौगिक प्रकाश ऊर्जा के प्रभाव में आकर के टूट जाता है। कोई भी यौगिक जब प्रकाश ऊर्जा के प्रभाव में से आकर के टूट करके सरल पदार्थों में बदल जाता है, तो इसे हम प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगर प्रकाश के जगह पर हटा करके केवल वियोजन अभिक्रिया कह दे, तब हम क्या कहते हैं कि जब कोई भी पदार्थ दो या दो से अधिक टुकड़ों में बढ़ जाता है या छोटे छोटे अलग भागों में बढ़ जाता है, तो इस प्रकार के वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रकाशीय वियोजन किसको कहेंगे? तो कोई भी यौगिक जब प्रकाश ऊर्जा के प्रभाव में आकर के टूट जाता है और अलग अलग भागों में बढ़ जाता है, तो इस तरह के अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे बुआ? वियोजन अभिक्रिया कह सकते हैं। जैसे में हो जाएगा 2AgCl हो जाएगा और 2Ag + Cl2, इस तरह से ये बढ़ जाएगा। तो हम इसको जैसे सूर्य के प्रकाश से सिल्वर क्लोराइड को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त किया जाता है, वो आपका उदाहरण एक दिया है। अब आता है विद्युत अपघटन। जिस प्रकार प्रकाश के वजह से जो विघटन हो जाता है तो उसको प्रकाश के विघटन कहेंगे।
अब यहाँ पर हो रहा है कि विद्युत अपघटन, यानी कि विद्युत ऊर्जा के माध्यम से जो अपघटन हो जाए तो उसको विद्युत अपघटन कहा जा सकता है। जैसे जब विद्युत ऊर्जा की सहायता से किसी यौगिक का विघटन कराया जाता है तो इसे हम विद्युत अपघटन कह सकते हैं। जल के विद्युत अपघटन कराने पर यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बढ़ जाता है। किसको अपघटन करा सकते हैं? जल को। जल को जो विद्युत अपघटन कराएंगे तो ये क्या बचेगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बढ़ जाएगा। और यह इसका अनुपात क्या होता है? आयतन का अनुपात 2:1 हो जाता है। कितना हो जाता है हुआ? 2:1 हो जाता है। उसके बाद आता है तापीय वियोजन। तापीय वियोजन क्या होता है? जब किसी यौगिक को गर्म करने पर वह छोटे या सरल पदार्थों में टूट जाता है तो इसे हम तापीय वियोजन कहते हैं। जब गर्म किया जाए, गर्म करने के बाद वह क्या हो जाता है? छोटे छोटे या सरल पदार्थों में बढ़ जाता है तो उसको क्या कहेंगे? तापीय वियोजन कहते हैं। उदाहरण के लिए कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को जब गर्म करिएगा तो यह क्या बन जाएगा? CaO और प्लस CO2 में बढ़ जाएगा। यहाँ पर ऊष्मा विघटन के लिए आवश्यक क्या कर रहा है? जितना ऊर्जा चाहिए यह ऊष्मा के रूप में प्राप्त हो जा रहा है। उसके बाद अभिक्रिया की ऊर्जा जो देखिएगा तो हर रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा परिवर्तन हो जाता है। कुछ अभिक्रियाएं ऊष्मा बाहर निकलती है जबकि कुछ अभिक्रियाएं ऊष्मा अवशोषित करती है। उदाहरण के लिए ईंधन का दहन ऊष्माक्षेपी और कुछ तापीय वियोजन ऊष्माशोषी होते हैं। अब आता है संक्षारण। संक्षारण अभिक्रिया किसको कहेंगे बाबू? संक्षारण अभिक्रिया किसको कहिएगा? तो जब धातु को लंबे समय तक खुले वातावरण में हम जब छोड़ देते हैं तो जल या जलवाष्प इसके अतिरिक्त वायु या धूल कण से अभिक्रिया करके वह धीरे धीरे खराब होने लगता है। खराब होने लगता है। अक्सर धातुओं के ऊपर लंबे समय तक बाहर खुले वातावरण में अगर लोहा जैसे धातु को रख देते हैं तो उस पर भूरे रंग की एक पतली परत जम जाती है। इसको हम क्या कहेंगे? जंग कहेंगे। और यह एक संक्षारण प्रक्रिया है। यह क्या हो जाएगा? जब लंबे समय तक ये परत बढ़ जाएगा तो वो खराब हो जाएगा, संक्षारित हो जाएगा। तो इस तरह की अभिक्रिया को क्या कहेंगे? संक्षारण अभिक्रिया। क्या होता है संक्षारण अभिक्रिया जी? जब धातु को हवा, नमी और रासायनिक वातावरण के संपर्क में आकर के धीरे धीरे खराब होती है तो इसे हम संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना। लोहे पर क्या हो जाएगा? जंग लगना। इसका प्रमुख कारण है। तो जंग से बचाने के लिए हम क्या करेंगे? उसको पेंट कर देंगे। गैल्वेनाइजेशन के द्वारा इसको संक्षारण किया जा सकता है, या ग्रीस लगा दिया जाता है, या उसके ऊपर तेल वगैरह लगा दिया जाता है ताकि वो क्या करे? सीधे वायुमंडल से संपर्क ना कर पाए और नमी इन सभी से बचा रहे जिससे वो संक्षारित ना हो सके। उसके बाद अगला टॉपिक है बाबा विकृत गंधिता। विकृत गंधिता किसको कहा जाता है? तो सुनिएगा, जब तेल और वसा वाले खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने पर उनका स्वाद और गंध दोनों खराब हो जाता है। क्या चीज? जब भोजन को लंबे समय तक हम छोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? उसका स्वाद और उसका गंध वो सब के सब क्या हो जाता है? खराब होने लगता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? उसको क्या कहिएगा? विकृत गंधिता कहते हैं। अक्सर आप गर्मी के दिन में सुबह में अगर ये दाल या सब्जी बनाते हैं तो दोपहर के बाद शाम आते आते वो क्या हो जाता है? वो खराब हो जाने लगता है। उसमें से एक विशेष करके गंध निकलने लगता है और उसका स्वाद भी क्या हो जाता है? अजब सा लगता है। या भोजपुरी में हम कह देते हैं वो क्या हो गया? भोजन अरुआ गया है और उसको खाया नहीं जा सकता है। तो इस प्रकार के अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे बाबू? क्या कहिएगा इसको? विकृत गंधिता कह सकते हैं। इसको संक्षारण करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं जी?
क्या उसको प्लास्टिक में माने रोकेंगे कि जो सीधे वायु उससे संपर्क में ना आए। इसके अतिरिक्त इसको हाँ साफ जगह पर रखें। इसके अतिरिक्त ठंडे जगह पर रखें। जैसे अक्सर गर्मी के दिन में आप सब्जी वगैरह बन जाता है तो दोपहर के बाद उसको क्या करते हैं, फ्रिज में डाल देती हैं। तो फ्रिज में रख देती हैं तो वहां पर टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और कम होने की वजह से खराब वो नहीं होता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, विकृत गंधिता कहा जाता है। अब अगर हम कहें कि दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो अक्सर जब हम देखते हैं, अक्सर हम भोजन करते हैं तो कुछ समय के बाद ये क्या हो जाता है, पचने लगता है। आप जितना भी एक्टिविटी देख रहे हैं और उसका पुनः उसके वास्तविक रूप को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ऐसे अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारे दैनिक जीवन में अनेक रासायनिक अभिक्रिया होती है। भोजन का पाचन, श्वसन, ईंधन का जलना, लोहे पर जंग लगना, भोजन का खराब होना, इन सभी के क्या है, उदाहरण है। इन प्रक्रियाओं में पदार्थों के रासायनिक गुण बिल्कुल क्या हो जाते हैं, बदल जाता है। जब भोजन पच जाएगा तो क्या फिर उसको मूल रूप में प्राप्त किया जा सकता है, नहीं। या कोई लकड़ी एक बार जल जाए तो क्या फिर से दोबारा लकड़ी मिल सकता है, नहीं बन सकता है। तो इस तरह के अक्सर हम दिनों में प्रत्येक दिन हम कुछ ना कुछ पर्यावरण में इस तरह के अभिक्रिया होते हुए देखते हैं। तो इस तरह की अभिक्रिया को क्या कहिएगा यमराज, क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं। परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट अंतर अगर देखिएगा, संयोजन में क्या होता है बउआ, कोई पदार्थ मिल करके एक मुख्य उत्पाद बनाते हैं। संयोजन में क्या हो जाता है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं। जबकि वियोजन में क्या होता है, एक ही पदार्थ टूट करके कई भागों में बढ़ जाता है। तो इस तरह इसको क्या कह सकते हैं हम, हाँ इसको क्या कहिएगा, वियोजन कहेंगे। वियोजन पदार्थ में दो या दो से अधिक भाग में टूट जाता है। विस्थापन में क्या होता है, तो एक तत्व दूसरे तत्व को हटा देता है, यानी कि अभिक्रियाशील जो तत्व होता है उसको क्या कर देता है, हटा देता है। जबकि द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या बताया गया है, दो यौगिकों के आयनों का आपस में आदान प्रदान होता है, यानी कि अदला बदली होता है। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, दो छोटे छोटे पदार्थ मिल करके एक मुख्य उत्पाद बनाते हैं। तो इसको क्या कहिएगा, संयोजन। इसके विपरीत में वियोजन में क्या होता है, एक तत्व क्या होता है, टूट करके कई भागों में बढ़ जाता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, वियोजन कहेंगे। जबकि विस्थापन में क्या कहेंगे बुआ, विस्थापन एक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। द्विविस्थापन में क्या होता है, इसमें यौगिकों के आयनों का आदान प्रदान होता है, उसको क्या कहिएगा, द्विविस्थापन कह सकते हैं। इस अध्याय में कुछ समीकरण जो बार बार पूछे जाते हैं, 2Mg + O2 हो जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा 2MgO, फिर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और CaO + CO2 मिलेगा। हाँ तो इस तरह से बढ़ जाएगा। उसके बाद फिर Fe फेरस प्लस में कॉपर सल्फेट जब मिलेगा तो क्या हो जाएगा, फेरस सल्फेट प्लस में कॉपर। तो इन्हें पहचानना और अभिक्रिया का बताना ये परीक्षा में पूछा जाता है। और आखिरी कह रहे कि इस अध्याय में रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण, अभिक्रियाओं के प्रकार, ऑक्सीकरण, अपचयन, रेडॉक्स और ऊर्जा परिवर्तन, संक्षारण और विकृत गंधिता जैसे मुख्य विषय टॉपिक को हमने कवर किया है। प्रत्येक की परिभाषा के साथ एक सरल एग्जाम्पल के साथ उदाहरण याद रखें। इसके साथ जो इक्वेशन है, रासायनिक अभिक्रिया है, उसको इक्वेशन के साथ आप जरूर लिखें। तो अक्सर इस टॉपिक से जितने भी बताएं एग्जाम में डायरेक्ट हिट करता है। तो इसको एक बार फिर से आप क्लास को देख करके
कंफ्यूज जो होगा उसको दूर कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू। वन शॉट वीडियो देखा था, लगभग हमने पूरे टॉपिक को कवर कर दिया था। तो आज के क्लास में उस चैप्टर से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन का टेस्ट है। इसमें आप शुरू से लेकर के अंत तक क्लास में जुड़े रहें और आप कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पा रहे हैं ये आप जांच सकते हैं। चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा का उत्पादन होता है, उस तरह की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? उस तरह की अभिक्रिया को क्या कहेंगे बुआ? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कह सकते हैं। अब आइए इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। सॉरी क्या है क्वेश्चन, हम नहीं देखे। वह अभिक्रिया जिसमें एक मिनट क्वेश्चन हम पढ़े नहीं है। वह अभिक्रिया जिसमें उत्पादन के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, सॉरी क्या होता है? ऊष्मा भी उत्पन्न होता है। तो इस तरह की अभिक्रिया को क्या कहिएगा? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहिएगा। क्या कहिएगा इसको? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या होता है? इसमें ऊष्मा अभिक्रिया के साथ साथ क्या होता है? ऊष्मा का भी उत्पादन होता है, बाहर निकलता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या होता है? बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिएगा कि बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है। यह जल में चूना डालने से बनता है और इसका उपयोग सफेदी या निर्माण कार्य में किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कैथोड किरणों में क्या उपस्थित होता है? कैथोड किरणों में क्या उपस्थित होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। कैथोड किरणें तीव्र गति से चलने वाले इलेक्ट्रॉनों की धाराएं होती है। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है तथा इसके कण विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों में अपने आवेश को क्या कर देता है? प्रभावित कर देता है। अगला क्वेश्चन है कि उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है? उपचयन और अपचयन दोनों बताए थे ना आपको। तो क्या होता है? हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ऑक्सीजन का योग होता है, कि इनमें से सभी होता है? इनमें क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी होता है। यानी कि ऑक्सीजन का भी त्याग होगा। उपचयन की पारंपरिक अवधारणा में ऑक्सीजन का जुड़ना, सॉरी ऑक्सीजन इसमें जुड़ेगा, हाइड्रोजन का हटेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग शामिल माना जाता है। इसलिए दिए गए सभी विकल्प क्या है? उसकी विशेषता है। अगला क्वेश्चन है कि जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? कौन सी गैस मुक्त होती है? ओजोन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या चीज? हाइड्रोजन गैस निकलता है। जब विद्युत अपघटन में कैथोड ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन होता है तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। इसलिए ये कैथोड पर हाइड्रोजन क्या करता है? मुक्त करता है। अगला है कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी है जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगा? जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है, उत्सर्जित होती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन? क्या होगा? तो इसका यार यहाँ पर देखिए जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो जब जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस ना निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। कई अभिक्रिया धातु जो होती है जल के साथ अभिक्रिया करती है तो संबंधित पदार्थ क्षारीय पदार्थ या हाइड्रोक्साइड बनाती है और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। इसलिए इसको हम कौन सा
कौन सा विकल्प हो जाएगा जो गैस, हाँ, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होता है। अगला क्वेश्चन है कि लोहे के कील पर जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है, तनु हाइड्रोक्लोरिक में डाला जाता है, तो क्या होता है? यह हाइड्रोजन गैस एवं आयन क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस एवं आयरन ऑक्साइड बनता है, कि कोई अभिक्रिया नहीं होता है, कि आयरन ऑक्साइड और जल बनता है। क्या हो जाएगा? तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लोहे के साथ अभिक्रिया करता है, तो इसमें लोहा अम्ल से हाइड्रोजन को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है, जिससे आयरन क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस को बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। अब यहाँ पर बताइएगा अगला क्वेश्चन कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? क्या हो जाता है बुआ? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। इसमें क्या होता है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया में? जिस अभिक्रिया में के साथ जब संपादित होता है तो उष्मा का भी निष्कासन होता है। इस तरह की अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? उष्मा क्षेपी। और उष्मा क्षेपी के उदाहरण में क्या हो जाएगा आपका? श्वसन, भोजन का पचना, आग का जलना, ये सारा का सारा अभिक्रिया क्या हो जाएगा? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? सहसंयोजी, वैद्युत संयोजी, कार्बनिक, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विद्युत संयोजी कहलाता है। जब एक परमाणु से दूसरे परमाणु तक इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है तब आयन बनते हैं, और ऐसे आयनों से बने यौगिक को विद्युत संयोजी या आयनिक यौगिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? ऑप्शन है श्वेत, पीला, हरा या काला। तो इसका सही जवाब होगा पीला। नहीं, सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है हल्का पीला रंग का होता है। नहीं, सॉरी, आप ही लोग सही बताए थे। सिल्वर क्लोराइड जो होता है सामान्यतः उजला ही होता है। अगला क्वेश्चन है कि साग सब्जी को विघटित होकर के कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा यहाँ पे? उष्माशोषी, उष्माक्षेपी, उष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। जब साग सब्जी जब ये सड़ेगा, गलेगा, तो उसमें से कौन सा गैस? मीथेन निकलेगा। जब निकले उसमें से गैस निकल रहा है तो उसमें भी निकलेगा। तो इस तरह के अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि लोहे से जिंक को लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? क्यों किया जाता है ये नहीं पूछ रहे हैं। जब लोहे के कील को जिंक से लेपित कर दिया जाता है तो उस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहिएगा? गैल्वेनीकरण कहिएगा, या पानी गैल्वेनीकरण करते हैं। और यह क्यों करते हैं? तो यह अक्सर धातुओं को संक्षारण होने से बचाने के लिए करते हैं। इसके ऊपर या तो कलर कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, या जिंक का लेप लगा लेते हैं, पेंट इसके अलावा ग्रीसिंग भी कर देते हैं, और तेल भी लगा देते हैं, मोबिल वगैरह भी लगा देते हैं। अक्सर आप देखे हैं ना, बरसात के दिन में आपके साइकिल का जो रिंग है मुरझाने लगता है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं? पेंट करते हैं। पेंट नहीं करते हैं तो मोबिल लगा देते हैं। मोबिल में क्या होता है? हल्का सा तेल का जो अंश होता है ये उस पर जंग लगने से क्या करता है? बचा देता है। अगला क्वेश्चन है कि जस्ता तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, या सल्फर डाइऑक्साइड? इसका सही जवाब क्या होगा बाबू? हाइड्रोजन गैस उसमें से निकलता है। जब जस्ता अम्ल के साथ अभिक्रिया करके अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है, और इस प्रकार की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, इसलिए हाइड्रोजन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि जब कौन सा तत्व है कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने के उपरांत उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है? ऑप्शन है सी ए,
CSI या Fe? क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, Ca। यानी कि कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम ऑक्साइड बना देता है और यह यौगिक जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है जो क्षारीय होता है और ये काफी कठोर रूप में बन जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन दहन अभिक्रिया का उदाहरण है? आप बताइएगा कि इनमें से दहन अभिक्रिया कौन सा है। ऑप्शन है जल का उबलना, मोम का पिघलना, पेट्रोल का जलना, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? जल का उबलना, मोम का पिघलना, पेट्रोल का जलना, इनमें से कोई नहीं। मोम का पिघलना कैसे हो जाएगा? वो हमने क्या बोला था? दहन अभिक्रिया का उदाहरण बोले हैं। पेट्रोल का हो जाएगा। पेट्रोल का दहन क्या हो जाएगा? जलना ही, ये दहन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। आप पानी को बॉईल करिएगा तो क्या हो जाएगा? वो उसमें क्षेपी अभिक्रिया वहां पर देखने को मिल जाएगा। जब गर्म किया जाएगा तो वहां पर पानी उबलने के दौरान उसमें से क्या निकलता है? ऊष्मा निकलता है, तो उसमें क्षेपी उसको कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर मोम को गर्म कर दीजिएगा तो पिघल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कोई पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? अपचयन, उपचयन, संक्षारण। क्या हो जाएगा? क्या कहिएगा? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? अपचयन, उपचयन या संक्षारण। इसको क्या कहोगे बुआ? उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। और उपचयन अभिक्रिया में क्या बताया गया है कि किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन की प्रमुख उदाहरण माना जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन किसी पदार्थ में जुड़ जाता है, अपचयन में हाइड्रोजन किसी पदार्थ से जुड़ता है, ऑक्सीकरण खुद को ऑक्सीकृत करता है कि अकारक खुद को ऑक्सीकृत कर देता है। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीकरण खुद को ऑक्सीकृत कर देता है। इसमें होता है, ऑक्सीकरण के बारे में हमने बताया था कि दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है और स्वयं अपघटित हो जाता है, इसलिए कहा जा सकता है कि ऑक्सीकरण स्वयं ऑक्सीकृत हो गया है। अगला क्वेश्चन है कि किसी यौगिक के रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना, किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना, यह कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा बुआ? ये हो जाएगा आपका उपचयन। उपचयन अभिक्रिया कहिएगा। तो उपचयन अभिक्रिया के बारे में क्या बताए थे? ए लड़की, उपचयन अभिक्रिया के बारे में क्या बताए थे? इसमें हाइड्रोजन का क्या हो जाता है? वियोग हो जाता है। किसी वस्तु को हवा में मिलाने के लिए एक निश्चित न्यूनतम तापमान की आवश्यकता होती है, जो क्या कहलाती है? किसी वस्तु को हवा में जलाने के लिए एक निश्चित तापमान की आवश्यकता होती है, उस न्यूनतम तापमान को क्या कहा जाता है? प्रज्वलन ताप, ज्वलन ताप, दहन ताप, इनमें से कोई नहीं। इसको क्या कहिएगा? प्रज्वलन ताप कहा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि एक भूरे रंग के चमकीला तत्व हवा में उपस्थित में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है, तो यह कौन सा तत्व के लिए कहा जाता है? Na सोडियम के लिए, Mg मैग्नीशियम के लिए, कॉपर के लिए या पोटेशियम के लिए? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉपर के लिए। कॉपर को अगर लंबे समय तक रखिएगा तो ये क्या हो जाता है? धीरे धीरे इसका रंग बदल जाता है। तांबा भूरे लाल रंग की चमकीली धातु है। जब हवा में गर्म करने पर इसके सतह पर काला पदार्थ बनता है, इसलिए विकल्पों में तांबा ही क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। और आज का आखिरी क्वेश्चन है कि ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तापीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन, आणविक वियोजन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऊष्मीय वियोजन।
समझ में आ गया? तो यहाँ से इसको फिर से एक बार आप लोग वीडियो को देख लेंगे, क्लियर हो जाएगा। कल अब इसके आगे वाला क्लास चलेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।